तो हम जान रहे थे कि लैंग्वेज, तो जितनी दुनिया के संसार के जितनी भी भाषाएं होती हैं वो भाषाएं भी जो होती हैं प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा जितने मैगजीन या न्यूज़पेपर्स जो होते हैं, मैगजीन या न्यूज़पेपर्स, मैगजीन और न्यूज़पेपर्स, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, इंडिया टुडे, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, एक्सेट्रा। तो ये जितने भी नाम लिखे हैं इसके नाम, इसके अलावा हजारों ऐसे नाम होंगे जो न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के होंगे, और उनको इस नाम की वजह से, इस खास नाम की वजह से, अगर खास नाम उनका है ही कोई ना कोई, तो इस वजह से इनको प्रॉपर नाउन की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है। इसके अलावा जितने फेस्टिवल्स के नाम हैं, अब आप सुन लीजिए, उसको नोट करते जाइए। जितने त्योहारों के नाम हैं, जैसे होली हो गया, दीपावली, ईद, क्रिसमस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी इत्यादि इत्यादि त्योहार हैं, वो सभी के सभी त्योहार भी प्रॉपर नाउन की श्रेणी में आते हैं। दिनों और महीनों के नाम, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, क्योंकि इनको खास नाम दिया गया है। संडे है तो संडे को संडे ही बोलेंगे, मंडे नहीं बोलेंगे, इनका खास नाम है, तो इसलिए इनको भी प्रॉपर नाउन की श्रेणी में रखते हैं। इसके अलावा महीनों के नाम, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सभी के सभी महीने भी जो होते हैं प्रॉपर नाउन के कैटेगरी में आते हैं। इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। इसके अलावा मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स, जो स्मारक हैं, जो बड़े बड़े स्मारक हैं देशों और विदेशों में भी, और जो बड़े बड़े भवन हैं, अगर उनको भी कोई खास नाम दिया गया है तो उन्हें भी प्रॉपर नाउन की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कलकत्ता में आपको बहुत सारे लोगों को पता होगा, विक्टोरिया मेमोरियल है, तो विक्टोरिया के नाम से रखा गया है उस बिल्डिंग का नाम, इसलिए उसको क्या, किस श्रेणी में रखेंगे, संज्ञा के, प्रॉपर नाउन के। ताजमहल है, कुतुब मीनार है, रेड फोर्ट है, इसके अलावा गोलघर पटना, या फिर दिल्ली में जो जंतर मंतर है, ये भी कोई खास नाम की वजह से ही इनको प्रॉपर नाउन की श्रेणी में रखते हैं। इसके अलावा जितनी नदियां हैं, समुद्र है, महासागर है, यानी रिवर, सी, ओशियंस जितने भी हैं, जैसे गंगेज, द जमुना, द अरेबियन सी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये सब भी जो है ये प्रॉपर नाउन की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा जितने पर्वत श्रेणियां हैं वो सब भी जो है प्रॉपर नाउन की श्रेणी में आते हैं, जैसे द हिमालयाज, द कैलाश, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो ये सब, ये पहाड़ इनके खास नामों की वजह से, इनके खास नाम दिए गए हैं, जिस नाम से हम इनको बुलाते हैं, इस वजह से इनको हम प्रॉपर नाउन ही कहते हैं। और इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप सबको मैंने जो बहुत अच्छे से आप लोगों को अभी तक बताने का प्रयास किया है। और हाँ, एक बात आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और जो है बेल आइकन को हिट कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और शेयर करेंगे। जितनी भी दिशाओं के नाम होती हैं, जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण,
यानी द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, ये इनके भी खास नाम दिए गए हैं। इसलिए अगर कहीं द ईस्ट पढ़ने को मिले, पूछा जाए कि क्या है, कौन सा नाउन है, तो आप क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो ये प्रॉपर नाउन के बारे में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस प्रॉपर नाउन के बारे में कहीं भी कुछ भी लिखने को मिल जाए और आपको उस पर देखना हो, एनालिसिस करना है, तो आप उसे जो है तुरंत पहचान लेंगे कि हाँ, ये अमुक शब्द जो दिया गया है वो कौन से नाउन का पार्ट है, आप पहचान लेंगे। दूसरा जो होता है वो होता है क्या, अभी हम लोग ए पढ़े हैं, प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब क्या पढ़ेंगे, बी पढ़ेंगे, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा क्या होती है, तो परिभाषा जान लें। इसकी परिभाषा होती है कि जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि जिस नाउन से यानी जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है, पूरी जाति, किसी खास का नहीं बल्कि पूरी जाति का अगर बोध होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। अंग्रेजी में इसकी क्या है डिफिनीशन, इंग्लिश में डिफिनीशन आप चाहे नोट कर सकते हैं। एक कॉमन नाउन, मैं बड़े आराम से बोल रहा हूं, आप इसको नोट कर लें। एक कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। एक बार पुनः मैं बोल देता हूं, ए कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके उदाहरणों के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं कि कॉमन नाउन के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो जैसे परिभाषा से स्पष्ट है कि किसी खास व्यक्ति, जानवर या स्थान का बोध नहीं होता है इसमें, जिसका भी कोई खास नाम न हो, वो संज्ञा जिसका कोई खास नाम न हो, उसे हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे। यानी कि जातिवाचक संज्ञा, केवल जाति का बोध हो, नाम का बोध, खास नाम का बोध नहीं हो, तो उसे क्या बोलेंगे, जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे राम, तो राम क्या है, वो एक खास नाम है, तो वो हो जाता है प्रॉपर नाउन। लेकिन केवल अगर कहें मैन या कहें बॉय, तो राम किस श्रेणी में आता है, या तो बॉय होगा या मैन होगा ना। तो मैन और बॉय जो होगा वो पूरी जाति को प्रदर्शित करते हैं, पूरे जाति को शो करते हैं, इसलिए वो क्या होगा, जातिवाचक यानी कॉमन नाउन होगा, मैन और बॉय। क्लियर है। तो इसमें हम आपको जो है परिभाषा बता दिए। तो परिभाषा में आपने क्या महत्वपूर्ण पॉइंट नोट किए हैं इसमें कि कॉमन नाउन इज द नेम गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। चलिए देखते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो व्यक्तियों के सामान्य नाम, जैसे व्यक्तियों के सामान्य नाम क्या होते हैं, बॉय हो गया, गर्ल, मैन, वुमेन, टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, पेशेंट, थीप, पुलिस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा इत्यादि, ये होते हैं व्यक्तियों के नाम। ऐसे ही रिलेटिव्स के नाम, तो रिलेशन जो होता है, रिलेशन हमारे परिवार और परिवार के बाहर के लोगों के साथ भी हमारे संबंध होते हैं। परिवार के अंतर्गत जो कौन कौन लोग आते हैं, परिवार के अंतर्गत हमारे दादा दादी, मम्मी पापा इत्यादि, हमारे भाई बहन, सब परिवार के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी जो रिलेटिव्स होते हैं, वो भी जो होते हैं, सभी के सभी कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन आते हैं, जैसे कि मदर,
फादर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट, नेफ्यू, नीस, ये क्या है? ये सभी एक जातिवाचक संज्ञा को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए ये क्या है? कॉमन नाउन है। हाँ, लेकिन मदर और मदर का कोई खास नाम है तो क्या हो जाता है? वो फिर अब कह दिया जाए कि लौकुश की माता का नाम सीता है, तो सीता जब नाम दे दिया गया तो वहां पर हो गया वो प्रॉपर नाउन। लेकिन केवल कह दिया कि केवल मदर केवल कह दिया जाए, उस पर नाम ना दिया जाए, तो फिर वो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं कि पशु, पक्षी, कीट आदि के सामान्य नाम, जैसे काऊ, गोट, टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, रैट, स्नैक इत्यादि, ये सब भी जो है कॉमन नाउन की श्रेणी में आते हैं। स्थानों के नाम देख लें। स्थान में कौन कौन से नाम? जैसे स्थान कोई विशेष नाम दिया गया है, कोई खास नाम दिया गया है, तो उसको जो है प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे दिल्ली का दिया जाए तो दिल्ली तो क्या है? दिल्ली है, प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर कहा जाए कि दिल्ली एक सिटी है, तो सिटी क्या है? सिटी के अंतर्गत वो जाति है, वो क्या है? जाति है उसकी। यानी सिटी के अंतर्गत क्या आता है? दिल्ली, आगरा और बहुत से शहर आते हैं, तो वो प्रॉपर हो जाते हैं। लेकिन सिटी जो है वो उसकी जाति है, जिससे जुड़ा हुआ है वो, ठीक है? तो जाति जो होती है वो क्या होती है? वो कॉमन होती है, इसलिए इसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो विलेज, गांव, किसी गांव का नाम ले लेंगे तो प्रॉपर हो गया, लेकिन केवल कहेंगे विलेज तो संसार के सारे विलेज उसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो जब सारे विलेज आ गए तो इसका मतलब वो क्या है? वो कॉमन नाउन है। ऐसे टाउन, तो टाउन के अंतर्गत जितने टाउन है, जितने कस्बे हैं, सभी के सभी आ गए। कोई खास कस्बा तो आया नहीं कि जिसका हम नाम लें, सभी आ गए। तो इस वजह से ये भी कॉमन नाउन है। ऐसे शहर में सिटी कहते हैं, तो सिटी में सारे सिटीज आ गई, तो इसको भी जो है कॉमन नाउन कहते हैं। ऐसे कंट्री में, तो कंट्री में दुनिया के सारे देश आ गए, तो इसे भी कहेंगे क्या? कॉमन नाउन ही कहेंगे। इसके अलावा फल फूल, सब्जी आदि के सामान्य नाम, जैसे आप कहते हैं आम, मैंगो, पपीता हो गया, पपाया, लीची, पाइनएप्पल, और किसी फूल का नाम ले, लोटस, लिली, रोज, जैस्मिन, डेजी, सनफ्लावर एक्सेट्रा। तो ये भी क्या है? ये भी एक कुल एक जाति को संबोधित करते हैं, एक जाति को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए ये सारे नाम भी जो है ये जातिवाचक संज्ञा अर्थात कॉमन नाउन की श्रेणी में आते हैं। शारीरिक अंगों के नाम, थोड़ा इसको काटना पड़ेगा। इसके अलावा शारीरिक अंगों के नाम, यानी शरीर के अंगों के नाम, जो सामान्य नाम जो होते हैं, वो भी कॉमन नाउन के ही श्रेणी में आते हैं। शरीर के किसी भी अंग का नाम आप ले लें, जैसे हेड है, फुट, आई, ईयर, हैंड, लेग, टूथ, टेल, नेल, शोल्डर, तो वो जो है सामान्य नाम, आप कोई भी नाम ले लें, तो वो सभी के सभी नाम जो होते हैं ये भी कॉमन नाउन के अंतर्गत ही आते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं हम तीसरे पर। तीसरा जो काइंड होता है, काइंड ऑफ नाउन होता है, वो होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन अर्थात समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, समूह यानी ग्रुप। तो जब कोई चीज ग्रुप में होगी तो हमारा जो है हम तुरंत उसके बारे में जो है विचार कर लेंगे कि अगर ग्रुप में अगर कुछ चीजें हैं और सेम काइंड की हैं, तो वो समूहवाचक के अंतर्गत आ सकती हैं क्या। तो थोड़ा सा उसके मापदंड है, क्या मापदंड होने चाहिए, परिभाषा से स्पष्ट हो जाएगा, जिसे हम आसानी से पहचान लेंगे कि कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जिस संज्ञा से एक ही तरह के
व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जो लोग नोट करना चाहते हो नोट कर लें। जिस संज्ञा से, जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ध्यान देने योग्य बात क्या है यहाँ पे, एक ही तरह के, यानी कि सेम काइंड का होना चाहिए, अलग अलग तरह का नहीं होना चाहिए, जिसको मैं आगे और थोड़ा क्लियर करूंगा। कोई कंफ्यूजन है तो अभी आगे देखते हैं। इसको इंग्लिश में इसको परिभाषित कैसे करेंगे, तो इसका डेफिनेशन इंग्लिश में होता है, ये कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। एक बार पुनः मैं बोल दूं कि अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। तो समान होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर क्लास है, क्लास सभी लोग जानते हैं। क्लास से किसका बोध होता है, क्लास से विद्यार्थियों के समूह का बोध होता है। क्लास में कौन होते हैं, स्टूडेंट्स का ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो ग्रुप होता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, किस श्रेणी में रखते हैं, कलेक्टिव नाउन के श्रेणी में रखते हैं। ऐसे ही भीड़ है, तो भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, तो उसे भी किस श्रेणी में रखा जाता है, कलेक्टिव नाउन की श्रेणी में रखा जाता है। इसके अलावा आर्मी है, तो आर्मी मीन्स सेना, यानी सेना जो होती है क्या होता है, सैनिकों का समूह होता है, उसमें सोल्जर्स होते हैं और उन सोल्जर्स के ग्रुप को जो है सेना के नाम से जानते हैं। इसके अलावा टीम है, टीमें बहुत सारी टीमें हैं, आप लोग देखते भी हैं, आप लोग में से बहुत से ऐसे जो होंगे लोग जो खेलते भी होंगे और जानते भी होंगे। फुटबॉल टीम है, क्रिकेट की टीम है, बेसबॉल है, बास्केटबॉल है, तमाम सारे जो हमारे स्पोर्ट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उसमें कई खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं और उनका जो एक रूल रेगुलेशन होता है, उस रूल के हिसाब से वो एक निश्चित संख्या होती है हर एक इवेंट्स के लिए कि इसमें कितने प्लेयर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे क्रिकेट के लिए 11 प्लेयर होते हैं, फुटबॉल के लिए 11 ही होते हैं। ऐसे बहुत से अलग अलग खेलों के लिए अलग अलग खिलाड़ियों की संख्या निर्धारित होती है। तो वो 11 खिलाड़ी, उदाहरण के तौर पर क्रिकेट का उदाहरण लेते हैं, तो 11 खिलाड़ी जो होते हैं वो टीम का हिस्सा होते हैं और उनको ज्वाइंटली क्या बोलते हैं, या कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, उसको टीम बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा परिवार, परिवार क्या होता है, परिवार जो होता है लोगों का समूह होता है, एक घर के लोगों का समूह होता है, तो उनसे मिलकर के जो है परिवार बनता है। जैसे कुछ देर पहले मैंने बताया था उदाहरण में कि जैसे माता पिता, बच्चे, भाई बहन, ये सब क्या होते हैं, एक परिवार का हिस्सा होते हैं, इनसे मिलकर के परिवार बनता है। तो ये क्या होता है, कलेक्टिव, यानी कि ग्रुप में, ये यहाँ भी ग्रुप होता है, कलेक्शन होता है, इस वजह से ये कलेक्टिव नाउन कहलाता है। इसके वजह कमिटी है, कमिटी यानी समिति, समिति में भी कई सारे मेंबर्स होते हैं और उनको मिलाकर के कमिटी का गठन होता है। तो ये जो है, ये भी जो है किसके अंतर्गत आता है, कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। मॉब, मॉब यानी भीड़, तो भीड़ भी जो है कलेक्टिव नाउन है। बंच यानी गुच्छा, अंगूर के गुच्छे को आपने देखा होगा, उसमें बहुत सारे अंगूर होते हैं और सबको कलेक्टिवली हम जो बोलते हैं अंगूर गुच्छा बंच बोलते हैं, और ये कलेक्टिव नाउन है। इसके अलावा फ्लॉक हो गया, यानी झुंड, जानवरों का हर्ड, और गैंग हो गया। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मैं बता दूं कि पार्लियामेंट यानी संसद, तो संसद में कौन लोग बैठते हैं, तो सेम काइंड के लोग बैठते हैं, यानी सांसद बैठते हैं, एमपीज बैठते हैं। तो इस वजह से संसद भी जो होती है वो भी कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे सवाल पूछे जाते हैं कि पार्लियामेंट, पिक आउट द नाउन इन दिस वर्ड। तो आप कौन सा नाउन इसमें पिक आउट करके क्या बताएंगे, पार्लियामेंट कौन सा नाउन है, आप बताएंगे कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब चौथे पर चलते हैं, यानी डी पर चलते हैं। तो डी जो है वो है मैटीरियल नाउन। मैटीरियल, मैटीरियल नाउन जिसको बोलते हैं द्रव्यवाचक
संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। मटेरियल, मटेरियल नाउन, इसकी परिभाषा क्या होती है? परिभाषा जरा हम लोग जान लें कि जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जाता, उसे क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। यानी कि मटेरियल नाउन से किसी पदार्थ का बोध होता है, पदार्थ का बोध होता है जिसे हम क्या कर सकते हैं? माप या तौल सकते हैं, लेकिन उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, अर्थात अनकाउंटेबल होता है। मटेरियल जो भी होता है वो अनकाउंटेबल होता है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई, या इंग्लिश में इसकी परिभाषा चाहे तो भी नोट कर लें कि अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मटेरियल और सब्सटेंस। एक बार फिर बोल दूं, ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस। ठीक है, इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो इसके उदाहरण आपको, बहुत से उदाहरण आपको आपके घर में इसके उदाहरण मिल जाएंगे, जैसे कि आटा, दाल, दूध, तेल, घी, हनी यानी मक्खन, शहद, बटर हो गया, मक्खन, चाय, कॉफी, स्याही, पेट्रोल, मांस, और आटा दाल तो हमने बता दिया। रोटी भी होती है, धान भी होता है, चावल भी होता है, चना, दाल, नमक, चीनी, और इसके अलावा और भी जो पदार्थ होते हैं जैसे हीरा, सोना, चांदी, पीतल, लोहा, लकड़ी, ऊन, बालू, मिट्टी, कागज, घास। ठीक है, तो ये सारे जो भी पदार्थ होते हैं, जो मटेरियल होते हैं, इस सभी के सभी मटेरियल नाम से ये स्पष्ट है। तो इसको जो है समझने में कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। इनको मटेरियल कहा ही जाता है। तो आप सीधे सीधे जब इनमें से कोई भी शब्द कहीं भी परीक्षा में आ जाए कि कौन से नाउन की श्रेणी में आता है, तो आप आंख बंद करके उसको कह सकते हैं कि ये मटेरियल नाउन है। ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि अगर रोटी जो होता है वो हिंदी में तो उसको कहते हैं एक रोटी, हिंदी भाषा में लिखना हो एक रोटी को तो हम लिखेंगे एक रोटी, लेकिन थोड़ी सी अंग्रेजी भाषा में इसमें थोड़ा सा डिफर हो जाता है। उसको ए ब्रेड न लिख करके क्या लिखते हैं? ए पीस ऑफ ब्रेड, यानी रोटी का एक टुकड़ा। ठीक है, यानी कि अगर 2 रोटी हो तो लिखेंगे 2 पीसेज ऑफ ब्रेड, 3 हो तो 3 पीसेज ऑफ ब्रेड। तो ऐसे लिखेंगे। ये भी हम समझते हैं कि आप लोग जो है अच्छे तरह से इसको भी जान गए। इसके अलावा अब अंत में जो है वो है अंतिम बचा हुआ है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसको क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, ये भाववाचक संज्ञा क्या होती है जान लें इसके बारे में भी। तो भाववाचक संज्ञा उस गुण अवस्था, विचार या भाव के नाम को कहते हैं जिसे न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, सिर्फ क्या किया जा सकता है? अनुभव किया जा सकता है। जिससे हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। यानी वो संज्ञा जिसको न देख सकते हैं और न छू सकते हैं, केवल फील किया जा सकता है, जिसको महसूस किया जा सकता है, जिसे अनुभव किया जा सकता है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में आता है। अंग्रेजी की परिभाषा नोट कर लें कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील बट कैन नॉट सी और टच। एक बार पुनः मैं बोल दूं कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील बट कैन नॉट सी और टच। इसके भी बहुत से उदाहरण आपको मिलेंगे।
तो आपको जैसे मैं समझा दूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। कठोरता, कठोर कोई वस्तु है तो आप महसूस कर सकते हैं छू करके कि कठोर है, लेकिन उसके अंदर जो छिपी हुई, जो छुपा हुआ जो गुण है कठोरता का, उसको ना हम छू करके बता सकते हैं और न देख करके बता सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं कि इस पदार्थ के अंदर कठोरता है। इसी तरह से कोमलता, कोमलता को भी हम केवल महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। महानता, कोई व्यक्ति महान है तो कहीं उसके चेहरे को देख करके आप ये नहीं बता पाएंगे किधर से महान है, उसके गुणों को देख करके आप जो है पूरी तरह से आप अनुभव करेंगे या अपने बारे में ही अनुभव करेंगे कि मैं महान हूं या वो महान है। उसको देखा या छुआ नहीं जा सकता है। इसके अंदर अच्छाई, इसके अलावा जो है दयालुता है, काइंडनेस, फुलिशनेस यानी मूर्खता, वाइटनेस सफेदी, डार्कनेस अंधेरापन, वीकनेस, वीकनेस को भी हम नहीं देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, महसूस हो सकती है कि अमुक व्यक्ति के अंदर कमजोरी है। स्वीटनेस है, मीठा तो है, ठीक है, कोई पदार्थ है कि क्या कहते हैं मीठा पदार्थ है, लेकिन उसकी जो मिठास है उसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, उसको देख और छू नहीं सकते। ऐसे ही बीमारी है, बीमार को तो हम देख सकते हैं लेकिन उसके अंदर बीमारी का कैसा शेप है उसको हम न देख सकते हैं और न छू सकते हैं। तो ये भी क्या है, ये सभी जो है, सभी नाउन्स जो मैंने अभी बताए, बताता जा ही रहा हूं आपको, वो सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा अमीरी है, गरीबी है, बुद्धिमानी यानी विजडम, फ्रीडम स्वतंत्रता, स्लेवरी गुलामी, ब्रेवरी बहादुरी, चाइल्डहुड बचपन, हेल्थ यानी स्वास्थ्य, वेल्थ यानी धन। हेल्थ और वेल्थ पर ध्यान दीजिएगा, इससे अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल आ जाते हैं कि ये कौन से नाउन के श्रेणी में आते हैं, हेल्थ और वेल्थ। ठीक है, तो आप इसे भी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे क्योंकि इसे भी हम देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्ती है, फ्रेंडशिप, दुश्मनी है, एनमिटी, ईमानदारी, ईमानदारी ऑनेस्टी, सुंदरता ब्यूटी, पॉवर्टी है गरीबी, लव है यानी प्यार, घृणा है, लाइफ यानी जीवन, डेथ मृत्यु, हंसी, हर्ष, शोक सारो, नॉलेज यानी ज्ञान, फियर जो है डर का भाव, यूथ है जवानी गर्मी, और सच्चाई, ये ऐसे सभी संज्ञा के रूप हैं जिनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से हम जानते हैं। क्योंकि इनको क्या किया नहीं क्या है, इसके इनके गुण क्या है, इनके गुण ये हैं कि इनको हम न तो देख सकते हैं न तो छू सकते हैं, इन्हें सिर्फ अनुभव या महसूस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने अभी तक जो भी बातें आप लोगों को बताई हैं काफ़ी हद तक आप लोगों के समझ में आ गई होंगी। और थोड़ा सा आप एक बार और जो आपने पॉइंट नोट किए हैं, थोड़ा सा आप जो है गंभीरता से कुछ देर चिंतन मनन करेंगे तो पूरा का पूरा सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा और आप जो है आपके अंदर शायद कोई भी अनुत्तरित कोई सवाल न रह जाए जिसका आपको उत्तर न मिले। इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जितने भी आर्ट्स और साइंसेस यानी जितने ये विषय होते हैं आर्ट्स और साइंस के, वो भी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, म्यूजिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ग्रामर इत्यादि जो होते हैं ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से जो है काफ़ी विस्तार से हम लोगों ने नाउन के बारे में चर्चा की और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अंत में, इस वीडियो के अंत में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग मेरे इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े और मैं अगली बार और अच्छे से अच्छा वीडियो बना करके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूं। धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।